The activity of radioactive sample. The activity of radioactive sample falls from 600 disintegrations per second to 500 disintegrations per second in 40 minutes. 600 disintegration per second to 500 disintegrations per second in 40 minutes. Find the half-life. Find the half-life. Half-life बताओ कितनी आएगी? कौन सा फॉर्मूला? So half-life is मिनट्स में आएगी बिकॉज मैं 40 मिनट्स को 40 मिनट्स ही रहने दे रहा हूँ. So इसलिए आपको लॉग टेबल चाहिए होता है इस चैप्टर में. 0.693 into 40 over log 6/5. क्लियर है सबको? सही सारे केमिस्ट्री वाले और इसमें सेम ही है, मतलब उसमें लैम्डा ले रहे हैं और उसमें के लेते हैं. हाँ, उसमें जो आप मेरे ख्याल से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करके पढ़ते थे शायद. यस, फॉर्मूला से वैसे सेम ही बन जाता है. फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला सेम ही है. Next. A radioactive element decays by beta emission. A radioactive element decays by beta emission. A detector records n beta particles in 2 seconds and in next 2 seconds it records 3n/4 beta particles, and in next 2 seconds it records 3n/4 beta particles. पहले 2 seconds में n, next 2 seconds में 3n/4. Find mean life.
Find mean life of the substance given that log 3 is log to the base e, मतलब यहाँ log to the base n कह लो. Log 3 is 1.0986. 1.0986. करो सॉल्व इसको. हमें दिया है कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में n बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 3/4n. So you have to find the value of half life, sorry mean life, एवरेज लाइफ निकालनी है. करो इसको सॉल्व. जो हमें दिया है 2 सेकेंड्स में n बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड, व्हाट डज इट मीन? दैट n बीटा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड. इसका मतलब क्या है? एंडरसन इक्वेशंस हैं. मेरे को इसका मतलब बताओ. n बीटा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड मतलब 2 सेकेंड्स में दिस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हिच हैव डिसइंटीग्रेटेड. तो पहले 2 सेकेंड्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हिच आर डिसइंटीग्रेटेड इज n. इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स इट्स 3n/4. तो हमें ये गिवन है ये क्वेश्चन में गिवन है. अगर मैं बोलूं से रदरफोर्ड शॉर्टेज रिलेशन में इसमें n क्या था और n नॉट क्या था? n फाइनल n नॉट इनिशियल. n था. n नॉट क्या था? n नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ अनडिवाइडेड न्यूक्लियाई. n क्या था? फाइनल नंबर ऑफ अनडिवाइडेड न्यूक्लियाई. अब ऐसे समझो, ये 100 थे और ये 95 है, तो डिके कितने कर गए? 5. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हिच डिसइंटीग्रेट इज n नॉट माइनस n. यही गिवन है क्वेश्चन में. इनिशियल n नॉट थे, n बचे, तो कितने डिके किए 2 सेकेंड्स में? n नॉट माइनस n. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. ठीक के गलत? यही क्वेश्चन सबको समझ आ रही है कि इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई n नॉट थे, आफ्टर टाइम t n रह गए, तो कितने डिके कर गए? जो इनिशियल नंबर थे माइनस जो बच गए. अब अगले 2 सेकेंड्स की बात करें. फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स अच्छा 2 सेकंड के बाद इनिशियली कितने थे? अब मैं अगर टीज करूं 2 सेकेंड्स की बात करूं, जब मैंने वहां से टाइम नोट करना शुरू किया तो इनिशियल नंबर कितना? n. मतलब ऐसे था ना, n नॉट 2 सेकेंड्स के बाद n, अगले 2 सेकेंड्स के बाद n डैश. इन दोनों का डिफरेंस था n नॉट माइनस n का डिफरेंस था स्मॉल n. n माइनस n डैश का 3n/4. यही गिवन है क्वेश्चन में. n की वैल्यू क्या है? या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. एक स्टेप और लिख देता हूं बीच में. ऐसे लिख सकता हूं n डैश को.
ठीक है ना ये इक्वेशन? बिकॉज अब सिर्फ इसको फोकस करो, इनिशियल नंबर एन, फाइनल नंबर एन डैश, तो एन डैश कितना हो जाएगा, एन इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। टी सेम ही है, यहाँ पे भी टी 2 सेकेंड्स है, यहाँ पे भी टी 2 सेकेंड्स ही है। ठीक है ये स्टेप? Yes. एन की वैल्यू क्या है? Bases are same, powers will be Added. यही बनी इक्वेशन। This is 3/4n। ठीक है यहां तक? इधर मैं अगर इसको कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? अगर मैं एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? 1 minus e raised to power minus lambda t. 1 इंटू E raised to power minus lambda t. यहां से ले सकते थे सीधा भी, जल्दी समझ आ जाएगा। इसको कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज मेरे को स्मॉल एन को एलिमिनेट करना है, तो हम डिवाइडिंग 1/2 कर देते हैं। n divided by 3/4n चलेगा? ये टर्म हो गई कैंसिल। एन नॉट भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया? 4/3 इज इक्वल्स टू E raised to power lambda t. लॉग ले लें इसका अगर, टी कितना था क्वेश्चन में? 2. 2 सेकेंड्स, तो लैम्डा कितना आ गया? log 4 is 2 log 2, log to the base e है ये सारा, माइनस log 3/2। log 2 की वैल्यू ये तो याद है आपको, log 3 की क्वेश्चन में दी थी, कितनी वैल्यू दी है? 1.0986. एवरेज लाइफ सर सॉल्व कर दो इसको, क्या आता है? आपने log 3 की वैल्यू अपने आप से मतलब क्वेश्चन में गिवन थी और आपने log 2 की वैल्यू फिर आपने डायरेक्टली वहां से ले ली थी, वो कैसे किया? log 2 की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए ना, log 2 की वैल्यू कभी नहीं बताएंगे वो, बिकॉज log 2 बहुत जगह यूज होता है। log 3 की इसीलिए सिर्फ log 3 की बताई थी। सर वो log 3 की वैल्यू ई बेस में थी? 0.693 कहाँ से आया था? कल log 2 की वैल्यू ही तो डाली थी। सर मैं log 3 की 0.3010 तो log to the base 10 होता है। कल का लेक्चर देखना, लिखा था वहां पे, log to the base e चलता है फिजिक्स में, log to the base 10 वाली वैल्यूज नहीं होती। देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, इंटीजर टाइप था तो कोई इंटीजर बनेगा, मतलब क्लोजेस्ट इंटीजर देखो कौन सा बन रहा है? 6.9 आ रहा है। 6.9, तो 7 आंसर लिख देंगे बिकॉज इंटीजर टाइप में आया था ये। समझ में आया कैसे किया? देखो एक बार दोबारा से, अगर कुछ नहीं आ रहा समझ तो, कि हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर डिसइंटीग्रेटिंग वो दिए थे कि पहले 2 सेकेंड्स में एन डिके किए हैं, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 3n/4 किए हैं, तो वहां से सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट लिखो,
some amount of radioactive substance, with half-life 10 days. Some amount of radioactive substance with half-life 10 days is spread inside a room. Which results in radiation level 50 times the permissible limit. After how many days? The room will be safe for occupation. After how many days the room will be safe for occupation? So हमें बेसिकली क्वेश्चन में दिया है कि रूम के अंदर एक रेडियोएक्टिव मटेरियल स्प्रेड कर गया किसी भी रीजन से, तो उससे रेडिएशंस निकल रही हैं विच इज 50 टाइम्स द परमिसिबल लिमिट. तो कितने दिन के बाद हम उस रूम में जा सकते हैं सेफली? अब बिकॉज rate of disintegration is proportional to number of undecayed nuclei. तो अगर नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई 50 टाइम्स कम हो जाएंगे तो आप जा सकते हो. तो हम ले लेंगे कि n reduces to n naught by 50. तो रदरफोर्ड शॉर्टिज रिलेशन में n को n naught by 50 पुट करना है, हाफ लाइफ हमें दिया, टाइम निकालना है. सो यू कैन राइट द कंसेप्ट as radiation level is 50 times the permissible limit. Radiation level is 50 times the permissible limit. Therefore, for safe occupancy, radiation level should decrease 50 times, or the number of undecayed nuclei should reduce 50 times. Number of undecayed nuclei should decrease 50 times. There is n is equal to n naught by 50. There is n is equals to n naught by 50. अब इसको कर दो सॉल्व. रदरफोर्ड शॉर्टिज रिलेशन में n को n naught by 50 पुट कर दो. हाफ लाइफ गिवन है. Approx 57 days. Approximately 57 days. ठीक है. कैलकुलेटर पे किया है? कैलकुलेटर पे किया है कि मैनुअली? सर लास्ट स्टेप कैलकुलेटर पे किया लॉग में. मैनुअली करो इसको, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है. अगर होती तो उन्होंने लॉग की वैल्यूज देनी थी, इसमें नहीं जरूरत, तो इसलिए उन्होंने वैल्यूज भी नहीं दी. वैल्यू क्या होगी फिर? log 50 100/2 करके हो जाएगा. हाँ, log 50 को log 100/2 लिख दो. log 100 की भी पता है, log 2 की भी पता है, इसीलिए तो दी नहीं उन्होंने. वो हमेशा कंपटीशन एग्जाम्स में देते हैं. इसमें रिक्वायर्ड नहीं थी वैल्यू.
क्लियर है सबको? इसमें मैंने log to the base 10 की वैल्यूज यूज कर ली है बिकॉज इधर भी 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इधर भी और इधर भी, तो सब छोड़ के सीधा log 10 की वैल्यू से पुट कर दी मैंने, log to the base 10 की, बिकॉज नहीं तो इसको भी 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को भी, तो वो कैंसिल ही हो जाना था। नेक्स्ट राइट, एक बार रिपीट कर दो, आपने किया कैसे था? लॉग टू की आपने इसमें ई बेस वाली इसमें वैल्यू को कैसे किया था? तो log to the base e तीनों टर्म्स में आना है ना, तो वो तो कैंसिल ही हो जाना है 2.303, तो इसलिए आप log to the base 10 की वैल्यूज ही पुट कर सकते हो। दोनों में रिलेशन होता है ना, log to the base e is 2.303 into log 10। Next, there is a stream of neutrons with kinetic energy 0.327 electron volt. There is a stream of neutrons with kinetic energy 0.327 electron volt. Half-life of neutrons is 700 seconds. Half-life of neutrons is 700 seconds. Find the fraction of neutrons which will decay before they travel a distance of 10 meters. कुछ खास नहीं है, सिर्फ काइनेमैटिक्स को मिक्स किया। बेसिकली 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में नंबर कम हो गया n0 माइनस n, तो फ्रैक्शन विच हैव डिकेड, न्यूट्रॉन कितने डिके कर गए इस पॉइंट से यहां तक आने में? n0 थे, n बचे, तो डिके कितने किए? नॉट माइनस n। n0 माइनस n। इनिशियली कितने थे? n0। n0 तो बेसिकली मेरे को क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिके, मतलब डिकेड माइनस इनिशियल नंबर। Number of neutrons which decayed minus initial number of neutrons. Initially n0 थे, उनमें से n0 minus n decay करके बेसिकली इसी की वैल्यू निकालनी है। बिकॉज n इज वैल्यू n के पुट कर दूंगा तो यही आएगा रिजल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी दी थी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ek, तो v कितना हो जाएगा? टेन मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी की वैल्यू हमें मास पता है, न्यूट्रॉन है, तो .0327 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम जूल्स में चेंज कर लेंगे। लैम्डा कितना है?
fraction of neutrons which decayed. इसको सॉल्व कर. Again, you will need log table. बिना उसके नहीं होगा. बट आप मेथड देखो, समझ में आ रहा है कैसे किया. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. तो बोर्ड दोबारा क्लियर हो गया. लास्ट न्यूमेरिकल लिया है. अब हाँ जी, सर. ब्रॉडकास्ट में कर सकता हूँ. तो बोर्ड का डिस्कनेक्ट करने का सेंस नहीं बनती है. सर इसके बाद 688. कितने चैप्टर और बचे हुए हैं अभी? क्या चीज? इसके बाद कितने चैप्टर हो रहे हैं सर अभी? इसके बाद कितने चैप्टर्स हैं? हाँ जी. 1-2 घंटे का. वो एक ही सर, दिन कराऊंगा सेमीकंडक्टर्स. सर अभी ये चैप्टर कितना रह रहा है अभी? 2-3 क्लासेस लगेंगे मैक्सिमम. और सर Fission EM fusion waves लंबा. ना, EM वेव्स में मैं पढ़ाऊंगा. EM वेव्स अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बट किसी संडे को क्लास लगाएंगे. मे बी 1.5-2 घंटे की क्लास लगाएंगे उसकी. तो उसमें बहुत क्लियर है फंडा. जो मैं पढ़ाऊंगा वो पेपर में नहीं आएगा, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो पेपर में आएगा. तो इसलिए मैं पढ़ाऊं, वो क्लास लगाओ ना लगाओ, कुछ खास फायदा नहीं होने वाला. EM वेव्स का NCERT की बुक में एक टेबल है. उसमें दिया हुआ है हर वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसके यूजेस. वो टेबल का रट्टा मारना है. क्वेश्चन तो वहां से आने हैं. मैं जो पढ़ाऊंगा मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट ये वो कभी नहीं आता पेपर में, ना ही कभी आने वाला. उसमें 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. राइट एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज, राइट एप्लीकेशन ऑफ दिस, राइट एप्लीकेशन ऑफ दैट. अब MCQs है तो वो 4 ऑप्शंस दे देंगे कि एक्सरेज की क्या एप्लीकेशन हो सकती है, UV रेज की क्या हो सकती है, इंफ्रारेड, या उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज, वो सब रट्टा मारना पड़ेगा आपको पूरे टेबल का. उसी में से आता है हर साल क्वेश्चन. बिकॉज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें मेरा पढ़ाने वाला भी ऐसे है कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन पढ़नी है. मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस है जिसमें नई इक्वेशन कोई नहीं है. मैक्सवेल ने नई इक्वेशन नहीं दी थी. मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस उठाई थी फिजिक्स में से और उनको कंबाइन किया था, तो उसको हम मैक्सवेल कह देते हैं. मैक्सवेल्स इक्वेशन, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फेराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ. तो मैं उसको रिवाइज कराऊंगा कि चारों लॉ क्या होते हैं. तो नेक्स्ट टाइम करते हैं. यहाँ तक कर लो. कल अल्फा बीटा गामा डिके करेंगे, तीनों डिकेज करेंगे कल. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सो मैं सिलेबस देखा था कल, तो ये वैसे डिलीट हो चुका है रेडियो एक्टिविटी वाला कुछ. कौन सा? सो ये अरे जो हमने किया हाफ. बहुत कुछ डिलीट हो चुका है जो हमने किया है. बट द थिंग इज बोर्ड बहुत ऑनेस्ट नहीं था पूरा साल. पिछले साल भी डिलीट हुआ था, पर उन्होंने डिलीटेड टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन डाले. मतलब एंट्रेंस में तो आने ही है वो, तो चलो उन्होंने कहा कि एंट्रेंस में पूरा सिलेबस आना है, पूरा करो. तो जो इन्होंने बोर्ड का भी मतलब सैंपल पेपर दिया, बोर्ड बिकॉज एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं, बच्चों के हो ही नहीं पाए. तो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर भी इशू किया था उसमें भी डिलीटेड पार्ट के छोटे छोटे कंसेप्ट यूज हो रहे थे. तो मैं बोर्ड पे बहुत ज्यादा भरोसा करना नहीं चाहता. तो इन्होंने जब पोर्शन डिलीट किए थे, इन्होंने कहा था कि जो चॉइस मिल रही है, तो जो डिलीटेड पोर्शन है, जो मतलब पार्ट डिलीट हो गया हमारा, तो उनमें चॉइस मिल जाएगी, ताकि डिलीटेड पार्ट अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो कर दें. इन्होंने किया क्या, जो सिलेबस में था उसमें चॉइस दे दी और डिलीटेड पार्ट था वो कंपलसरी क्वेश्चंस में डाल दिए. तो मतलब CBSE बहुत ट्रस्टवर्थी बोर्ड ऐसे नहीं है. वो किसी भी चीज को ना कह देंगे ये तो आना ही चाहिए, ये तो एप्लीकेशन होती है, ये तो पता ही होना चाहिए था. अब जैसे 11th के सिलेबस का मैं बताऊं, उन्होंने अब टर्म 1 में जब उनका रोटेशन का सिलेबस रखा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हटा दी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हटा दी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सारे हटा दिए. बट न्यूमेरिकल हैं सबके अभी भी.
तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल कैसे करोगे अगर आपको पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही नहीं आती तो मतलब इसलिए कल सारा लो। टर्म 1 टर्म 2 ने आपका काम तो वैसे ही आसान कर दिया है। टर्म 1 में सिर्फ ईएम वेव्स तक ही आना है तो ईएम वेव्स तक पढ़ लो, उसके बाद टर्म 2 के लिए बोर्ड की तैयारी कर लेना। और लेवल थोड़ा सा बोर्ड का अभी तक जो फीलर्स आ रहे हैं थोड़ा ठीक लेवल का होगा, बिकॉज वो कह रहे हैं कि 90 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने हैं। 90 मिनट्स में 35 करने हैं, अगर वो एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट दे रहे हैं तो उसमें आप फिजिक्स के पेपर में ये एज्यूम करो कि आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो टिक करने वाले होंगे, जो मतलब थ्योरी पार्ट होगा। वो कुछ भी हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगी, टॉर्क लगेगी, फोर्स और टॉर्क दोनों लगेंगे, इस टाइप के, जो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, टिक मारना है। तो जो बाकी 25 क्वेश्चंस होंगे ना वो रफली 3.5 मिनट्स वाले होंगे। तो उसमें मेरे को लग रहा है कि उनका लेवल थोड़ा ठीक भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत आसान ही डालें, तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बोर्ड डाल सकता है। बिकॉज फिजिक्स का पेपर नॉर्मली थोड़ा अच्छा होता था एज कम्पेयर टू जो आपको स्कूल्स में पेपर आते हैं, बोर्ड का लेवल उनसे थोड़ा ज्यादा ही होता था। तो आप मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि जेई तक की तैयारी तो करो ही, मतलब नीट तक की मत करो टर्म 1 के लिए। टर्म 2 देखी जाएगी फिर मतलब कैसा पेपर आना। अब जैसे हम ऑप्टिक्स भी किया है तो पूरा रिफ्लेक्शन सिलेबस में नहीं है, हमने पूरा रिफ्लेक्शन नहीं करना था। टूरिज्म का उन्होंने बहुत छोटा सा लिख दिया है मतलब सिलेबस में, बट वो आधी चीजों को एप्लीकेशन कह देता है बोर्ड की, ये तो एप्लीकेशन थी, ये तो आनी चाहिए थी।